बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कराची की आवाम को 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग का सामना है। मुसलसल कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है, ये लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, कब तक ये लोड शेडिंग रहेगी, सिंध हुकूमत इस बारे में क्या कहती है, आज प्रोग्राम में इसका जिक्र करेंगे। गर्मी के दिन है, कोरोना के बायस लोग जो है मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन इस दौरान भी के इलेक्ट्रिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और लोग जो हैं मजबूर हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड भी रहा, लोग अपनी जानिब से फीडबैक देते रहे। इस दौरान के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी कहा गया कि लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। के इलेक्ट्रिक की क्या मजबूरी है, आप जो लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, आज इस पर बात करेंगे, जानेंगे मौकफ, असल इशू क्या है, सिंध हुकूमत का मौकफ क्या है वो भी जानेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कराची में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है सर, और नाउ पीपल आर पॉइंटिंग फिंगर्स एट सिंध गवर्नमेंट और एहतजाज भी हो रहा है इस हवाले से, और हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी ये टॉप ट्रेंड रहा है। तो ये एक साल का इशू नहीं है, हर साल हम देखते हैं कि जो है कंजम्पशन बढ़ जाती है, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि कोरोना है इस वजह से इतना ज़्यादा लोड नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। क्या कहेंगे सर इस पर? पहली बात तो यह है कि लोगों का एहतजाज को तो डाइवर्ट किया जाता है ना। आप जरा खुद फैसला करें कि क्या बिजली फराहम करना सूबाई हुकूमत का काम है, क्या बिजली को मैनेज करना सूबाई हुकूमत का काम है, क्या लोड शेडिंग के शेड्यूल बनाना सूबाई हुकूमत का काम है, या वहां पे जो KESC है उसको रेगुलेटर कौन है, उसको बिजली अगर फराहम करनी है नेशनल ग्रिड से तो वो किसने करनी है, उसकी अदायगियां किसने करनी है। ये वो सवाल हैं जो बड़े वाज़ेह तौर पे इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, और उसमें अगर हो रहा है तो ये बहुत ज्यादती है। इस शदीद गर्मी में कराची के लोगों को, जब मुल्क के बाकी हिस्सों में इतनी लोड शेडिंग ये नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है या कम है, तो कराची में इस कदर लोड शेडिंग होने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि कराची के लोगों को तंग किया जाए, उनको परेशान किया जाए, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पे मजबूर किया जाए। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और आप मीडिया के दोस्तों को ये जरूर देखना चाहिए और इस पर एनालिसिस करके बात करनी चाहिए कि अगर सूबाई हुकूमत का जिम्मा है तो बिल्कुल उनके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए और सूबाई हुकूमत को इसका इलाज निकालना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट इसमें फेल हो साहब, सकती हम बिल्कुल इस चीज़ को देखते हैं और यही चीज़ हाईलाइट करने के लिए हमने आपको मदऊ किया। आप सीनियर सियासतदान हैं कि एहतजाज का रुख ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ क्यों मोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ ही लोग एहतजाज कर रहे हैं अभी भी, और सड़कों पर भी आए हैं, उन्होंने बल्कि नुकसानात भी पहुँचाए हैं। तो ये एहतजाज का आपने भी जो बात की, ये रुख क्यों मोड़ दिया जाता है, क्या साजिश है इसके पीछे? लेकिन आप एक तो मीडिया उसका जरिया होता है, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ट्रेंड बनाए जाते हैं। वहां पे गवर्नर साहब बैठे हैं, उनके वज़रा बैठे हैं, उनकी जमात बैठी है, वो ट्रेंड बनाते हैं, विस्परिंग कैंपेन्स चलती हैं। और फिर अगर मीडिया में ये होता है कि लोग सूबाई हुकूमत को बुरा कह रहे हैं, तो अगर मीडिया इस बात का एनालिसिस करेगा कि ये जिम्मेदारी किसकी है, तो फिर यकीनन लोगों का व्यू भी चेंज होगा। लेकिन जिस तरह आपका सवाल मुझ पे आया स्टेट, और वो सवाल ये था कि सूबाई हुकूमत के दौर में ये हो रहा है और आप कितने अरसे से गवर्नमेंट है और ये लोड शेडिंग का मसला हल नहीं, तो नेचुरली लोग बहुत ज्यादा तफसील में गौर नहीं किया करते। ये काम आपका है, ये काम सियासी जमातों का है, ये काम ओपिनियन मेकर्स का है। लिहाजा और मैं हमारी सिंध की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी मीडिया के ऊपर आके और अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी वजाहत करे कि ये काम बुनियादी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट का है और फेडरल गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। इस वक्त मुल्क में इतनी शॉर्टेज नहीं है। अगर 12-14 घंटे किसी इलाके में लोड शेडिंग है और इस गर्मी में, इस हबस में कराची में सांस लेना मुश्किल होता है उन बंद इमारतों के अंदर, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट की यह ज्यादती है। कैसा साहब, आपने दोनों दौर देखे। नवाज शरीफ के दौर की बात की जाए, अब मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर यह एतराज़ भी कर रही है कि नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग किसी ना किसी हद तक कम की थी, और हम ये देख रहे हैं कि सारे एतराज़ात अब PTI की जानिब आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इन दोनों दौरों का अगर कंपैरिजन करें तो किसकी हुकूमत में कम लोड शेडिंग थी, किसकी हुकूमत में ज़्यादा लोड शेडिंग हुई है, और अगर खसूसन इमरान खान साहब की बात करें तो? जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में लोड शेडिंग के खात्मे के नारे लगाए गए,
और महंगी तरीन बिजली के सौदे किए गए। हमने तब भी कहा था कि अगर मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई तो हमसे बिल अदा नहीं होंगे, इतनी महंगी बिजली कैसे अफोर्ड होगी। और दूसरी गुजारिश यह है कि मियां साहब ने बहरहाल थर्मल और दीगर जराए से बिजली पैदा करने के कारखाने लगवाए। वो बिजली सस्ती थी महंगी थी एक अलग सवाल है, लेकिन उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे की कोशिश की। और आज मुल्क में जितनी डिमांड है और जितनी हमारी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो दोनों मैच करती हैं। अगर किसी वक्त कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं ट्रिप डाउन हो जाए, कहीं सिस्टम जो है वो खराब हो जाए, तो थोड़े बहुत लोड शेडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। वरना पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड के जरिए डाउन टू अप एंड अप टू डाउन स्ट्रीम कंट्री बिजली के निजाम को ले जा सकते हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में प्रोडक्शन का इशू नहीं है, कैपेसिटी का इशू नहीं है। गवर्नमेंट क्योंकि बिजली महंगी प्रोड्यूस होती है, उनके साथ मुआहदे महंगे हैं, और गवर्नमेंट महंगी बिजली लेके उस पर सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि सब्सिडियां खत्म करें, ये अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। वरना कोई शॉर्टेज नहीं है मुल्क में, प्रोडक्शन की वजह से शॉर्टेज नहीं है। कायद साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पे कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ पूरी दुनिया मूव हो रही है, और वो उनकी जानिब से दिया गया था ऑप्शन, जिसकी वजह से दुनिया अब वो अडॉप्ट कर रही है। और अगर स्मार्ट लॉकडाउन इसका हल नहीं है, तो आपने देखा कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जिस तरह से सख्त तरीके से लॉकडाउन किया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पर गुर्बत की शरह भी बढ़ गई। तो आप इसको किस तरह कंपेयर करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए, क्योंकि अब तो आप कराची में भी हम देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ही लोग जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश यह है, दो पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि हम क्या कह रहे थे। हम 13 मार्च को सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम साहब को यह सजेशन दी कि 6 से 8 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए और तैयारी कर ली जाए। ये कोरोना की एक लंबी लड़ाई है, इसकी तैयारी कर ली जाए। मुल्क में दाखिले के रास्ते जो हैं उनके ऊपर क्या करना है, क्या तरीकाकार इख्तियार करना है, वहां पे क्वारंटीन सेंटर्स बनाने हैं, सूबाई हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट को अपने आप को गेयर अप करना है, एनडीएमए को गेयर अप करना है, प्रोक्योरमेंट्स करनी है, तैयारी करनी है। ये सारा काम भी हो जाएगा और हमें उन पॉकेट्स का भी पता चल जाएगा कि कहां कहां इस कोरोना के मरीज हैं। हम उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको सील कर लेंगे। वो वजीर आजम साहब ने नहीं किया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि करना ही नहीं है। फिर वजीर आजम साहब भी कहते रहे, उनकी जमात भी कहती रही, सिंध के उनके वज़रा जो हैं वो क्या करते रहे, गवर्नर सिंध क्या करते रहे, वो आपके सामने है, उस पर मैं क्या बहस करूं, वक्त क्यों जाया करूं। दूसरा यह है कि वजीर आजम साहब को लॉकडाउन, नॉन लॉकडाउन तो छोड़ दें, उनको उनके एडवाइजर क्या कह रहे हैं, उनके जो मशीर हैं, डॉक्टर अताउर रहमान साहब कौन है? वो मशीर है उनके साइंस के, वो सीनियर साइंसदान हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, WHO क्या कह रहा है, लिख के आपको कह रहा है। इसके बावजूद अगर वजीर आजम साहब की यही हरदर्मी है कि स्मार्ट लॉकडाउन करके ही जिंदगी आगे बढ़ा जा सकता है। हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ी है, सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है। लॉकडाउन के नतीजे में यकीनन लोगों की जिंदगी में तलखी आती है। ये नहीं है कि सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर पूरी दुनिया ने देख लिया लॉकडाउन करके और बाकायदा तौर पर लॉकडाउन मौसर भी साबित हुआ है, तो हम ये देखते हैं क्या कितने अरसे तक ये प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है। आई मेरा जुमला मुकम्मल होने दे पहले। जी 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 सर, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत बढ़ी है लॉकडाउन से। पाकिस्तान में भी बढ़ी है, अमेरिका में भी बढ़ी है, यूरोप में भी बढ़ी है। जहां जहां लॉकडाउन होगा वहां कारोबार बंद होंगे, वहां लोगों की जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, वहां दुकानदारियां कम होंगी, वहां डेली वेजेस को नौकरी कर या उनके कारोबार के रास्ते बंद होंगे, तो यकीनन महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। किसने कहा कि नहीं होगा? लेकिन ये फैसला आपका चॉइस का नहीं है। क्या स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में गुर्बत नहीं बढ़ेगी? क्या कारोबार मुतासर नहीं होंगे? क्या लोगों के रोजगार मुतासर नहीं होंगे? उसे भी होंगे, बिल्कुल ऐसी, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ, इस ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, और कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात हो रही थी। कायरा साहब, आप कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में भी है इकॉनमी अफेक्ट होगी, लेकिन वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि कंपैरेटिवली स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में इकॉनमी उस तरह से अफेक्ट नहीं होगी जिस तरह से फुल लॉकडाउन का इम्पैक्ट है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जरा गौर कीजिए, आपने आधा शहर आज बंद किया 2 हफ्ते के लिए, आधा शहर या 1/3 शहर आज बंद किया, फिर 2 हफ्ते के बाद 1/3 बाकी शहर बंद करेंगे, फिर 2 हफ्ते के बाद बाकी हिस्सा बंद करेंगे, मुल्क सारा इसी तरह चलाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन यही है ना। जी जी। तो इसका मतलब यह है कि 1/3 इलाकों को आप बेसिकली लॉकडाउन करते जाएंगे तो 1/3 इकोनॉमी जो है मुतासर होगी। कितने अरसे के लिए करेंगे? 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि वबा कंट्रोल नहीं होगी। हम तो कह रहे थे कि 6 से 8 हफ्ते के लिए स्टार्ट में करें। अभी भी दुनिया ये कह रही है कि 1 महीने का यानी 4 हफ्ते का या 6 हफ्ते का लॉकडाउन कर लें, आपको चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। ये जिन इलाकों के अंदर मौजूद है, जिन अफराद के अंदर मौजूद है, आप उनको आइडेंटिफाई करके उनका इलाज कर पाएंगे। वरना आप 6-8 महीने प्रोलॉन्ग चलेगा, वो उसका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन वो मानने को तैयारी नहीं है, वो बात सुनने को तैयारी नहीं है। ठीक। कैसा एक और इशू जो कि एक इशू नहीं है लेकिन अब डिबेट का हिस्सा बन गया है, तो इस पे डिबेट भी हो रही है, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, इस पे डिबेट हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर अपना इजहार ख्याल किया कि अलकायदा के लीडर को जनाब वज़ीर आज़म साहब शहीद कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमने ये वो शहीद हुए हैं। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमारा तो बड़ा वाजिब मौक़िफ़ है। सारी दुनिया, पाकिस्तान, हमारी फौज, हमारे इदारे, हमारी हुकूमत, सारे लोग उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द कहते थे। उन्होंने दहशतगर्दी की है दुनिया में। हमारे 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 पास भी वो वांटेड लिस्ट में थे, पाकिस्तान की वांटेड लिस्ट में थे। जी जी, हम भी कौमी असम्बली की कार्रवाई कवर करते रहते हैं, और हमारा ये ख्याल तक शायद जोश खिताबत में ये बात बोल दी गई है, स्लिप ऑफ टंग, शायद कोई वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से इसकी तरदीद आ जाए। लेकिन इसके बाद ये लगता है कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर की आप बात कर रहे हैं वो अभी तक मौजूद है। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है जी, उनका पूरा कॉर्नर है। वो तो उनके बकायदा हक में, आपको याद है तो जुलूस निकाल के गए थे खान साहब, और तालिबान के हक में थे वो बड़े। लिहाजा वो उनके साथ उनका यही व्यू है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। कैसा साहब, अब आजकल की मौजूदा सूरत हाल को अगर देखें तो ओपोजिशन के आप ख़ुसूसन आपकी पार्टी क्या खान साहब को पूरे 5 साल मुकम्मल करने देने के लिए तैयार है? कोई नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट, या जिस तरह से हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं, जो पीटीआई के अपने अंदर एक देख रहे हैं टूट फूट का शिकार है, तो अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना पड़े हुकूमत गिराने में, तो करेगी? पहली गुजारिश ये है कि इस गवर्नमेंट का चल के लोगों के सामने एक्सपोज होना जरूरी था कि इनके पास विजन क्या है, इनकी टीम क्या है, इनके अंदर तदब्बर का क्या आलम है। वो कौम के सामने आ गया कि इनकी पॉलिसीज फेक थी, या हर मामले में झूठ बोलते रहे, और झूठ का सहारा लेके इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहिए। ये एजेंसियों के सहारे हुकूमत करने के कायल थे। उन्होंने मीडिया को भी कंट्रोल किया, अदालतों के ऊपर भी हमलावर हुए, नैब को भी पूरी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये अपने ही सारे गिर रहा, अपने ही वजन से गिर रही है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि अपने वजन से गिरेंगे, अब तो आपको पता चल गया, अब तो उनके अपने अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए। सवाल ये है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है जिस तरह होता है ना कि अगर कोई टीम बुरा खेले तो सिलेक्टर्स टीम चेंज करते हैं, यहाँ तो सिलेक्टर अवाम को होना चाहिए, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं उनको सोचना होगा कि अगर वो इसी बुरी टीम से खिलाएंगे तो पहली बात तो यह है कि वो प्रिंसिपल ही गलत कर रहे होंगे, और दूसरा यह है कि इस बुरी टीम के नतीजे में जो शिकस्त और तकलीफ और नुकसान कौम का होगा, उसमें वो शेयर बनेंगे। इमेज तो नुकसान उनका भी होगा। कौम को भी सोचने की जरूरत है, और पीपल्स पार्टी अपनी जो भी आईनी और कानूनी और सियासी जिम्मेदारी है वो जरूर अदा करेगी। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बेसिकली अभी टाइम देने के हक में, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो कोई ना कोई किरदार अपना ज़रूर अदा करेगी, चाहे वो जिस मर्जी जानिब से आए। पीपल्स पार्टी अपोजिशन के तौर पे आज भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है। अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या होती है? नंबर 1 कि वो असेंबलियों के अंदर हुकूमत की नालायकी हो, नाकामी हो, गलत पॉलिसियों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ पॉलिसियों को एजिटेट करे, उसको निशानदेही करे, उसके ऊपर एजिटेट करे। बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरा तरीका है कि मीडिया के जरिए करे, वो भी कर रहे हैं। तीसरा तरीका है कि अवाम के पास जाया जाए, वो भी हम जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, मुस्लिम लीग भी जा रही थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना का वबा आ गई सारी दुनिया में, तो उसकी वजह से अब वो सूरत हाल नहीं है कि आप पब्लिक गैदरिंग करके पब्लिक मास मोबिलाइजेशन करें। तो वो एक रास्ता है। ये मत सोचिए कि लेकिन अपोजिशन की जमातें खामोश बैठी हैं। हमारे पास जो रास्ता लेकिन है खैर साहब उसको हम अडॉप्ट करते हैं। और अपोजिशन कभी एक पेज पे नहीं हुआ करती। अपोजिशन की जमातें अपने अपने पेज पे होती हैं और वक्त के सहारे उनको वक्ती तौर पे कई दफा सारी दुनिया में, बरतानिया में, इंडिया में, जी हर जगह पे वक्ती तौर पे इकट्ठे भी हो जाते हैं और मुल्क को किसी बहरान से निकालने के लिए अगर जरूरत हुई तो अपोजिशन की जमातें इससे पहले भी इकट्ठी होती रही। अब भी इंशाल्लाह जल्द एपीसी होने वाली है, उसमें यही इशू डिस्कस होने वाला है कि अब क्या हो। लेकिन हम चाहते ये हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम एक सियासी अमल के नतीजे में इस हुकूमत को निकाले, फिर ना हो कि किसी और एक सेलेक्टेड को बिठाया जाए, वो और बुरा काम हो। खैर साहब, आपने ओपोजिशन की बात की, लेकिन ओपोजिशन जो इमरान खान की जानिब से की गई थी पिछले दौर में वो काफ़ी अग्रेसिव थी और हमें उसमें काफ़ी खुल के इमरान खान सामने भी आए और हर चीज़ में उन्होंने हुकूमत को वक्त डाले रखा। उस तरह की ओपोजिशन इमरान खान को नहीं मिली है। डू यू एग्री? खान साहब क्या करते रहे असेंबली में, क्या करते रहे? अगर कागज फाड़ना, नारे मारना ही काम है तो हम भी करना शुरू कर देते हैं, अगर वो बेमुनासिब है। अगर वजीर आजम का आके घेराव करना जरूरी है तो वजीर आजम आते ही नहीं है। पहले ही उनको गिला है, जो शख्स जिसकी जमात वजीर आजमों के घेराव करती रही, जुलूस जलसे निकालती रही, असेंबली का घेराव करती रही, वो कहता है एक तकरीर मैंने करना चाहिए थी, अपोजिशन ने मेरे खिलाफ नारे लगाए थे, मैं असेंबली में नहीं आऊंगा। ऐसी सूरत में खान साहब जो जलसे करते थे, जो उन्होंने धरने दिए, मैंने पहले उसका जवाब दिया है कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से इस वक्त मास मोबिलाइजेशन उस तरह हो नहीं सकती। तो ये अपोजिशन का कसूर नहीं है, हालात ऐसे हैं कि मास मोबिलाइजेशन करना सर मुनासिब अभी नहीं अभी है, अभी आप इसलिए हालात नहीं हो रहा। कोरोना के हालात की वजह से कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा पहले जाएं, कोरोना से पहले हम चले जाते हैं तो नैब के केसेस थे और नैब के केसेस की वजह से हमें बाकायदा तौर पर ओपोजिशन रहनुमा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं करेक्ट करता हूं आपको, मैं आपको करेक्ट करता हूं। मुस्लिम लीग जो है वो भी मास मोबिलाइजेशन में थी, मास कॉन्ट्रैक्ट में थी। ठीक। हम भी मास कॉन्ट्रैक्ट में थे। बिलावल साहब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सूबों के दौरे कर रहे थे। पंजाब का एलेबोरेटेड दौरा उन्होंने शुरू किया था, लेकिन मैं इसकी वजह से रोकना पड़ा। और एकदम आप हुकूमतों को आके डिसलॉज नहीं करते। अगर हुकूमत के सिमत दुरुस्त हो, हुकूमत को गिराना मकसद नहीं होता। अपोजिशन का काम ये होता है कि प्रेशर डाल के हुकूमत की सिमत दुरुस्त करे कि वो अवाम दुश्मन नहीं, अवाम की दोस्ती के, अवाम की ठीक। फलाह के फैसले करे और मुल्क की बेहतरी के फैसले करे। अगर वो कर ले तो ठीक है। और ये टाइम बहरहाल उनको इसलिए मिल गया, ये 6 महीने से, तो क्योंकि कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से 4-5 महीने से। ठीक। कायदे साहब, ये आखिरी सवाल ले लें कि नैब केसेस के हवाले से उन्होंने कहा ये तो नैब केसेस पहले से बने हुए थे और मेरे ये जो नैब न्याजी गठजोड़ कहा जाता है ये तो बिल्कुल गलत बात है, मेरी किसी से जाती दुश्मनी तो है नहीं। आपकी आप इस बात को सही मानते हैं? सर ये उनकी जानिब से कहा गया है, मैं तो आपका तजिया लेना चाह रहा हूँ इस पे। मैं छोड़ दीजिए ना आप, मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहता। आखिर वो मुल्क के वजीर आज़म में बार-बार मुनासिब नहीं है। सवाल ये है कि खान साहब तो नारे लगाते रहे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने $200 अरब बाहर आइडेंटिफाई किया हुआ है, मेरे पास सबके सबूत हैं। उन्होंने कहा मैंने छोड़ना नहीं है किसी को, और कैबिनेट के अंदर डिस्कशन होती रही। इनके वजीर कहते रहे फला मुद्दा पकड़ा जाएगा, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। तो आपके सामने है, जी जी। इन्होंने भरपूर तरीके से इदारों को इस्तेमाल किया है, नैब को इस्तेमाल किया है। और जो बंदा भी इनके खिलाफ बोलता है, क्या किया है नैब ने, क्या किया है इनकी अकाउंटेबिलिटी ने? अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, आज तो वो भी इन पे सरापा एहतजाज है। और इनके केसेस का हाल क्या है? 2 साल होने को हैं, किसी एक शख्स से कोई एक पाई डिक्लेयर हुई है? कोई जो $200 अरब बाहर पड़े हुए थे, को वापस $1 आया है? किसी एक बंदे को सजा हुई है? कायदे साहब ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं वो तमाम ठीक हैं, और अगर यही बात अगर लेके आगे चलें कि वो न्याजी साहब नैब न्याजी गठजोड़ की अगर बात करें और वो अगर अपने ही मौक़िफ़ से फिर गए तो ये बात किस तरफ इंडिकेट करती है? यानी हुकूमत जो है उसकी आप कह सकते हैं कि मुश्किलात में है और आइंदा आने वाले महीने, जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ 6 महीने कारकर्दगी दिखाने के लिए, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि 6 महीनों बाद कोई तब्दीली आ सकती है? नहीं, 6 महीने छोड़िए जी, मैं कह रहा हूं कि जितनी पॉलिसीज खान साहब का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाइए, उनके इलेक्शन की स्पीचेस देख लीजिए, कोई एक चीज, कोई एक
मैं कोई ज्यादा नहीं मांग रहा, कोई एक चीज जिस पे उन्होंने जो नारे लगाए थे, जो वादे किए थे, जिसकी बुनियाद पे वोट लिया था, कोई एक वादा ऐसा हो जो पूरा किया हो या करने की कोशिश की हो और उसकी सिमत उनकी दुरुस्त हो। अगर एक भी वादा हुआ तो मैं आपकी बात मान लूंगा। वो तो हर वादे से, हर चीज से, हर इशू से यू टर्न ले चुके, इससे भी यू टर्न लेंगे। ठीक हो गया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और उसके बाद फिर हम जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से मौक़िफ़ लेंगे उनका, और इस पर मज़ीद बातचीत करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के इशू पे, कि इलेक्ट्रिक का असल इशू क्या है। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर जो है मौजूद हैं, स्नोविया चौधरी। स्नोविया चौधरी बहुत अरसे से कि इलेक्ट्रिक कवर कर रही हैं, इन तमाम मामलात को देखती हैं, गहरी नज़र रखती हैं इस पे। स्नोविया बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो इशू है कि इलेक्ट्रिक कह रही है फर्नेस ऑयल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये तमाम इशू हुआ है। 2800 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की रिक्वायरमेंट थी और अब 2000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल मौजूद है। हमें ज़्यादा ज़रूरत है फर्नेस ऑयल की, सिर्फ इस वजह से ये इशू है। लेकिन पहले भी आप देखती हैं कि माजी में भी ऐसे इश्यूज होते रहे हैं। पहले टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता रहा था। आप ये तमाम तर इशू हमें एक्सप्लेन करें। फिर शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से ये जो इशू चल रहा है, इस पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेगी। अच्छा कंबर, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताते चलूं कि इलेक्ट्रिक जो है इससे कबल भी गुज़श्ता साल भी हमने यही देखा था कि इसी तरह की कुछ रीजंस उनकी तरफ से सामने आते थे कि कभी उनको गैस की कमी का सामना था, कभी उनको फर्नेस ऑयल की कमी का सामना था। इस साल भी जब जैसे ही गर्मी का मौसम जो है जैसे तेज होता जाता है, तो साथ साथ के इलेक्ट्रिक जब हम देखते हैं कि शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ रहा है, तो साथ ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये एक एलामिया सामने आ जाता है कि उन्हें फर्नेस ऑयल की कमी का सामना है। लेकिन जब हमने चेक किया, पीएसओ से चेक किया, एसएसडीसी से चेक किया, तो वो यही बात पता चली कि पीएसओ की जानिब से भी के इलेक्ट्रिक को 60,000 से ज्यादा टन जो है वो फर्नेस ऑयल फराहम कर दिया गया था। यानी कि इजाफी फर्नेस ऑयल जो है वो के इलेक्ट्रिक को फराहम कर दिया गया था। और इसी तरह का जो मौकिफ है वो सुई गैस की जानिब से भी आया था कि उन्होंने भी के इलेक्ट्रिक को 50 MMCFD इजाफी गैस फराहम की है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक को इजाफी फर्नेस ऑयल भी है, उनके पास इजाफी गैस भी है, लेकिन जो शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया है वो इस वक्त जो है वो 15 घंटे तक पहुंच गया है। और ये सूरत हाल हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जैसे ही गर्मी का जोर जो है वो बढ़ा है, शहर में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त कराची का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो कि लोड शेडिंग से एग्जेम्प्टेड हो, कोई ऐसा मुस्तस्ना इलाका नहीं है। और जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप इंडिकेट कर रही हैं, जिसको आप बता रही हैं। ये पॉइंट जो है आप कह रही हैं फर्नेस ऑयल की कमी नहीं है। बाकायदा तौर पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो ट्वीट्स की गई हैं, मैं उनका अकाउंट फॉलो कर रहा हूँ, उसकी जानिब से तो ऑफिशियल मौक़िफ़ यही आया कि फर्नेस ऑयल की हमें रिक्वायरमेंट है जो कि हमें दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, 10 से 12 घंटे हो रही है और शहरी इस पर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। तो यू आर सेइंग कि ये एग्जैक्टली ये इशू नहीं है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ना, तो इस वक्त कराची में जो हम बिजली की अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें, तो इस वक्त जो है वो 3000 से 3200 मेगावाट जो है वो कराची में बिजली की डिमांड है। के इलेक्ट्रिक के जो बनकासम पावर प्लांट है उसके 2 यूनिट बंद है, जिसकी वजह से उनके हम ये कह सकते हैं कि कुछ उनको मुतासर हो रही है बिजली के पैदावार, लेकिन साथ साथ एनटीडीसी भी उन्हें 700 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो फराहम कर रहा है। तो बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो ऐसी नजर नहीं आती है कि इनके पास चीजों की कमी है जिसकी वजह से लोड शेडिंग बढ़ रही है। फर्नेस ऑयल भी मौजूद है, इजाफी गैस भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहर में लोड शेडिंग उसी तरह ही है। और के इलेक्ट्रिक की जहां तक बात है, तो ये इससे कबल भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से इसी तरह का मौकिफ सामने आता था।
ट्विटर के जरिए या उनका कोई एलामिया सामने आ जाता बिल्कुल है। आप लेकिन सही एक कह रही बड़े हैं, अफसोस की टेक्निकल बात है फॉल्ट कि के मीडिया हवाले के से लिए पहले अभी तक मौक़िफ़ ये सामने आता इलेक्ट्रिक रहा है। मैं एक्सेस बसर करना साहब एक की जानिब मुश्किल जाऊंगा। मरहला है। बसर साहब, आप किस तरह देखते हैं कि अभी कोई नया इशू नहीं है, हर साल ये हमें फेस करना पड़ता है, और कराची वाले बेचारे जो हैं हर दफ़ा ये कहते नज़र आते हैं कि लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ की बातें की जाती हैं, ना हुकूमत तवज्जो देती है, ना के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आते हैं उनकी तरदीद भी फिर खुद ही आ जाती है। ये तमाम क्या चल रहा है सर? कमर देखें, पहली बात तो ये है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है, लोड बढ़ता है, एसी चलते हैं, बाकी चीजें ऑन होती हैं, तो कराची में लोड शेडिंग बढ़ जाती है। और ये के इलेक्ट्रिक जो है ये आज का मसला नहीं है, ये आपको पता है कि प्राइवेट सेटअप में है, चाइना की कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और ये जहां तक आप मरकज की बात करते हैं, हमने तो लास्ट टाइम भी प्रपोजल दी थी कि ये जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर देना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भी फेडरल गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए। इसके ऊपर अभी हुकूमत ने जाहिर है कि सिंध में ये सारा सेटअप है, कराची में सेटअप है और क्रॉस फंडिंग भी हो रही है। लेकिन ये कहना कि वफाक इसका जिम्मेदार है, पहली बात तो ये आप ज़हन में रख लें कि ये वफाक के अंडर नहीं है, ये एक प्राइवेट सर सेटअप आई है। नो इट्स अ प्राइवेट एंटिटी, बट आपने अल्टीमेटली हुकूमत में जो लोग हैं उनको किसी ना किसी तौर तो ब्लेम जाता है, क्योंकि आवाम किससे शिकायत करे? आवाम प्राइवेट कंपनी से शिकायत करती है, प्राइवेट कंपनी की जानिब से मौक़िफ़ भी आता है, लेकिन ये बेसिक नेसेसिटीज़ में शामिल है। अगर किसी ना किसी तरह से आपके रिप्रेजेंटेटिव भी तो हैं अपोजिशन में ही, चाहे सही सिंध में, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी जानिब से भी इस पर मौक़िफ़ आना चाहिए। आवाम की जो माइजरीज़ हैं इनको कम होना चाहिए। कमर, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कराची हमारा मिनी पाकिस्तान है। कराची में अगर वो इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होगी, उसमें दोनों फैक्टर्स हैं। एक तो अवाम इस वक्त कोरोना का इस वक्त जो वबा फैल रही है, जो इतनी शदीद गर्मी 48-49 टेम्परेचर है, एक तो ये फैक्टर है। और दूसरा फिर जब इंडस्ट्री बंद होगी, जो अभी खोली गई है SOPs के साथ, अगर वो चीजें बंद होंगी तो उसका दोनों का इकोनॉमी पे भी असर आएगा और लोगों की जाहिर जिंदगी में बहुत ज्यादा मसाइल आएंगे। इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने, बल्कि आज आपने देखा होगा, इसका नोटिस भी लिया है और उनको कहा है कि फिल फॉर इसको दूर किया जाए। जहां तक फर्नेस ऑयल वाली बात आप कर रहे हैं, तो आपको उन्होंने बता दिया कि उनके पास प्लस पड़ा हुआ है, ऑलरेडी उनके पास स्टॉक मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ उनकी नाअहली है। इसके ऊपर डेफिनेटली कराची हो, पाकिस्तान का कोई कोना हो, बेशक वहाँ हमारी हुकूमत है या नहीं है, हम फेडरल गवर्नमेंट में है, डेफिनेटली हम इसको ऑन करते हैं। और कराची तो उन्होंने बहुत हमें वोट दिया। अगर पोलिटिकली भी हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ से फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, अली जैदी साहब और फैसल वाडा साहब, इवन हमारे गवर्नर साहब हैं, और इन्होंने बाकायदा जो लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है कि अब हमको ऐसा काम करना चाहिए कि या तो हम जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनसे कहें खुदा हाफिज करें उनको, फेडरल गवर्नमेंट इसको टेकअप कर ले। लेकिन ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप इसको आज आपने नोटिस लिया और इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह वक्त की हुकूमत नोटिस लिया हुआ है और इसके ऊपर बेहतर करने की कोशिश करते हैं। स्नोविया, आपकी जानिब आऊँगा। लोग पूछते नज़र भी आ रहे हैं कि अब लॉकडाउन के दौरान जब लोड हमें कम भी नज़र आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बेशक नरमी है, लेकिन दुकानों के टाइमिंग्स आपको पता है कि कम कर दिए गए हैं। उस तरह से कारोबार नहीं है जिस तरह से फुल फ्लैज एक्टिविटीज़ पहले से हो रही थी, अब वो एक्टिविटीज़ नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि आधा बोझ तो कम हो गया, लेकिन फिर भी कि इलेक्ट्रिक जो है लोड पूरा नहीं कर पा रही। क्या वजूहात हैं इसकी? तो ये किसी ना किसी तरह असरअंदाज हुआ है ये चीज़? देखें, बिल्कुल कह सकते हैं कि किसी न किसी तरह से अंदाज हुआ है। जैसे क्योंकि गर्मी में वैसे ही डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है बिजली की। लेकिन अगर लॉकडाउन में हम दुकानों वगैरह की बात करें, तो ये जब शुरू में लॉकडाउन रहा था तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो थी वो मुतासर हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो ये सिलसिला अभी नॉर्मल हो चुका है। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग की जो वजूहात दी जा रही हैं वो बिला जवाज़ हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसी की वजह से लोगों को ये शिकायत है कि हर दफा यही इसी तरह के बहाने बनाए जाते हैं, फर्नेस ऑयल नहीं है, इजाफी गैस नहीं है। तो लोड शेडिंग, अगर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो है वो लोगों की कंजम्पशन ज्यादा नहीं हो रही, कंजम्पशन होती है, लेकिन साथ साथ के इलेक्ट्रिक के पास तमाम जराए भी मौजूद है जहाँ से बिजली की पैदावार हो रही है इस वक्त। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि लोग ये भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुबशिर जैदी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं अपने घर की तमाम तर लाइट्स और बिजली के कनेक्शंस ऑफ करके गया, लेकिन फिर भी मेरे घर में इतना ज़्यादा बिल आया। तो क्या वजूहात हैं इसकी? देखें, ये एक कमर आपने बहुत अच्छा सवाल जो है वो किया है, और बिल्कुल ये सही बात है कि इस वक्त
आवाम को दोहरी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ तो ये है कि कराची में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, और उसके बाद आवाम के लिए एक और मुसीबत का पहाड़ ये होता है कि जब उन्हें अपने अपने घरों के बिजली के बिल देखने को मिलते हैं, इस तरह की हमारे पास योमिया जो है वो बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि सिंगल फ्लोर जो घर है वहां पे 30 से 40 हजार का बिल आ रहा है। माना कि इन गर्मियों में लोगों ने एसी का इस्तेमाल किया है, रमजान के महीने में भी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस घर में हमने ये देखा है कि एक एसी का इस्तेमाल हुआ है वहां 30,000 बिल आया है। और ये शिकायत किसी एक जगह से नहीं, आपको पूरे कराची से ये शिकायत मिलेगी कि एक जानिब लोड शेडिंग का अजाब है और दूसरी जानिब लोगों को बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं, और उसमें इस चीज का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब लोग जाते हैं शिकायती मराकज पे लेके कि ये जो बिल है ये किस तरह से आया है, तो वहां पर के इलेक्ट्रिक के जो दफातर में मौजूद लोग हैं उनकी जानिब से इंतहाई बुरा रवैया दिखाया जाता है लोगों को, और किसी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं किया जाता, ना ही उनके बिलों को एडजस्ट किया जाता है। तो ये न्यूज़ आई है अभी आज, बहुत बल्कि मैं पढ़ रहा था कि न्यूज़ ये भी आई है कि नापरा ने इस पर एक्शन लिया है और इसकी तमाम तर मामले की इंक्वायरी होगी, लेकिन इंक्वायरीज माजी में भी होती रही हैं। क्या समझती हैं कि अब जो इंक्वायरी होगी कुछ कमी आने के चांसेस हैं? देखें, ये नेपरा की जानिब से इससे पहले भी हम देखते हैं कि नोटिस लिए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक को आगाह किया जाता है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अब तक हमें इस पे कभी भी कोई मुस्बित हिकमत अमली के इलेक्ट्रिक की जानिब से नजर नहीं आई है। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि नेपरा की जानिब से उनका एक एलामिया आया है कि वो इस चीज पर उन्होंने एक्शन लिया, नोटिस लिया है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इस चीज का कोई भी असर जो है, इस चीज का फायदा आवाम को कभी भी देखने में नहीं आता। लोड शेडिंग का जो ये आवाम के फायदे की आपने बात की है, तो अगले कितने दिनों तक, मतलब अगले क्या एक्सपेक्ट करें कि 1 महीना 2 महीना, कितने अरसे तक ये प्रोसेस जारी रहेगा? इसके बारे में कुछ नो हाउ है आपको लोड शेडिंग के हवाले से? जो जिस तरह से हम हर साल देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं तो ये जुलाई अगस्त तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। लोड शेडिंग जो है वो 14 से 15 घंटे तक जो चल रही है, बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि ये सिलसिला हमें जुलाई और अगस्त तक जाता है, यूं ही नजर आ रहा है। बसर साहब, आपके रिमार्क्स लेने हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स के। जुलाई और अगस्त तक अगर ये सिलसिला चला तो अभी हम देख रहे हैं कि जून का एंड है, जुलाई का पूरा महीना पड़ा है, फिर अगस्त का पूरा महीना पड़ा है। सर, लोग तो बेचारे ख्वार हो जाएंगे, बहुत जलालत की ज़िंदगी है ये। कोई इसमें कोई शक व शुबा नहीं कमर भाई, बिल्कुल आप अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं और अवाम की बच्चा साहब, आप इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि आपको पता है कि अब तो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला है, सारे प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और हम जिस तरफ जा रहे हैं, अगर इस तरह ऑनलाइन सिस्टम में एक तो पढ़ाई भी मुतासर होगी और दीगर जो हम डेली एक्टिविटीज़ हैं अगर वो ऑनलाइन हो रही हैं, बिजली नहीं होगी तो वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी नहीं हो सकेंगी, तो तमाम तरह एक निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। वज़ीर आज़म को चाहिए इस मामले को खसूसन देखें, इस पर नोटिस लें। आप इक़्तिदार में हैं, इस मामले पर तवज्जो वज़ीर आज़म की भी दिलवाएं। कमर भाई, मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ कि इसके ऊपर नोटिस लिया गया है। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी ये राय है और हमारी बाकी दोस्तों की भी राय ये है कि हमें ये प्राइवेट एंटिटी है ना, लेकिन ये हर गर्मियों में ये इशू आता है। आपको रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे जो अभी लाइन पे हैं कि हर गर्मियां जैसे ही शुरू होती हैं और ये काम शुरू हो जाता है। ये पहली बार थोड़ी है, पहले भी ये होता था। इससे तो हमें इस प्राइवेट एंटिटी से जान छुड़वानी चाहिए, उसको नेपरा टेकअप करे, गवर्नमेंट टेकअप करे, सिंध गवर्नमेंट टेकअप करे। और इसके ऊपर मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी हमारे जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बात की है और पूरा इनपुट दिया है कि कराची में क्या हो रहा है और लोग किस मसाइल से गुजर रहे हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली, मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता कि ये स्पैन अगस्त तक जाएगा या जुलाई के एंड तक जाएगा। मैं होपफुली ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह विद इन अ वीक, बल्कि विद इन 2 और 3 दिनों के अंदर इसको ठीक हो जाना चाहिए और लोड शेडिंग की दुरानियां बहुत कम हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सनोविया चौधरी मौजूद थी और हमारे साथ शौकत बस्टा साहब भी मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची की आवाम को मुश्किलात का सामना है और ये मुश्किलात बज़ाहिर कम होती नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म को चाहे दीगर मामलात का जहाँ पर वो नोटिस लेते हैं, इस मामले को भी देखना चाहिए और साथ साथ सिंध हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ प्राइवेट एंटिटी के ऊपर रहमो करम पर आवाम को ना छोड़ दें। वो प्राइवेट एंटिटी है तो उसका चेक एंड बैलेंस हो और ये तमाम चीज़ें पूछी जानी चाहिए कि आखिर कराची की आवाम जो कि बिज़नेस हब है, हम कहते हैं पाकिस्तान का, वो क्यों मुतासर हो रहा है और ये कब तक मामला चलता रहेगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इशू के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।